यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पेपर कुछ इस प्रकार आने वाला है। ये एक वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ से आपके प्रश्न फंसने के बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा में इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम में मॉडल पेपर की तरह ही आपका पेपर आएगा। यहाँ पे आप अनुक्रमांक लिख देंगे और यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में नाम नहीं लिखेंगे। ये आपका प्रश्न पत्र कोड है, ठीक है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर में मिलेंगे। 15 मिनट आपको सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। एक आपका जो आएगा वो गद्य और पद्य से, और एक आपका अनिवार्य संस्कृत से। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड का। इस मॉडल पेपर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको कैसे उत्तर देना है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आंसर के साथ में सारे प्रश्नों को आपको बताऊंगा, ठीक है। खंड का में हम देखेंगे पहला प्रश्न, पहले का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे नहीं, क्योंकि लिखा होगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक। अब आपने नहीं अगर नहीं ध्यान दिया तो पहला जो आपको इसमें 3 ऑप्शन सही मिलेंगे, आप फट से टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन नहीं देखना है, यानी वो हमें यहाँ पे नाटक देखना जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ठीक है। तो करुणालय, कल्याणी परिणय, सज्जन और भारत सौभाग्य। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन है? करुणालय भी है, कल्याणी परिणय भी है और भारत सौभाग्य भी है। लेकिन कौन सा नहीं है? सज्जन नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खा वाले प्रश्न पे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। खा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है? तो क्या इरावती है, क्या ऋतुचक्र है, क्या सुनीता है, क्या निर्मला है? ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है? प्रेमचंद द्वारा लिखित कौन है? निर्मला है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गा वाला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो भी देखिए यहाँ पे नहीं आया ना, तो नहीं पे जोर देंगे, कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखित रचना कौन कौन सी है भाई? हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, विचार और वितर्क भी है, बिल्लेसुर बकरिया और साहित्य का मर्म। तो ये वाला कौन सी रचना नहीं है? ये देखो, पहला, दूसरा और चौथा है, लेकिन तीसरा वाला नहीं है। अब देखें घा वाला प्रश्न। घा वाला प्रश्न देखेंगे, एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? क्या मैथिली शरण गुप्त की है, श्रीधर पाठक की है, बाल मुकुंद गुप्त की है, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है? तो बिल्कुल एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अंग वाला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? तो मेरे विचार, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरे विचार। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। दूसरे का देखेंगे, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है? तो क्या रुक्मणी परिणय, रस कलश, वैदेही वनवास, अधिखिला फूल? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदेही वनवास। खा वाला है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? तो क्या सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मैत्री पुष्पा, या लक्ष्मी बाई? तो वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है? बापू के प्रति, पल्लव, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा? तीसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, अंधेरे में। महावृक्ष के नीचे रचना है? महावृक्ष के नीचे रचना है धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, नरेंद्र शर्मा की? तो बिल्कुल महावृक्ष की रचना किसकी है? तीसरा वाला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। कुकुरमुत्ता के रचयिता है? अंगा वाला है, कुकुरमुत्ता के रचयिता है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है बच्चों? बालकृष्ण शर्मा नवीन। तीसरा प्रश्न जो आपका आता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 5 दूनी 10, यानी 10 नंबर आपको गद्यांश से मिलेंगे। इसी प्रकार पद्यांश का भी होता है। यहाँ का जो हम पहला पद्यांश देखने वाले बच्चों, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है।
तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ और लेखक का नाम, अब ये वाला प्रश्न सबके लिए कॉमन होता है। तो जो गद्यांश है वो राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके लेखक है। फिर यहाँ पे देखिए जो आपको गद्यांश में रेखांकित अंश दिख रहा है, इसकी व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृति के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है? तो मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया है। यह उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो अथवा वाला, अगर आपको अच्छे से आता है तो अथवा वाला आप चूज कर सकते हैं। अथवा वाला क्या लिखा हुआ है अभी गद्यांश में पढ़ दे रहा हूँ। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मशीनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, अपनी अक्षमता से पीड़ित। वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं होती। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर उसके पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है निंदारस और लेखक है हरिशंकर परिसाई। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखिए पहली जो 2 लाइन है इसकी हमें व्याख्या करनी है। लेखक ने कहा है कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मशीनरी भाव से भी। मशीनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पूर्ण कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है? तो मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती। कारण यह कि ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। पांचवा है, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर कैसे व्यवहार करता है? तो अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। फिर चौथा प्रश्न आपका पद्यांश आधारित होगा। यहाँ पे भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, कोई एक पद्यांश करना है। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 5 × 2 यानी यहाँ से पद्यांश 10 नंबर। तो 10 नंबर का गद्यांश प्लस 10 नंबर का पद्यांश, ये 20 नंबर का आपका आता है एग्जाम में। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ पद्यांश। पहला पद्यांश क्या है? मेरे प्यार नो जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी शोभा वाली सुगत कितनी मुंज कंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे तो भी मेरा दुख लक वहाँ जा ना विश्वास लेना। ठीक है, तो ये पद्यांश है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है पवन दूतिका, लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलिए यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मैं दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखें यहाँ पे जो आपकी 2 लाइन है इसको रेखांकित अंश से इसकी व्याख्या करनी है। क्या है भाई इसकी व्याख्या? मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या में है कि राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं, जब से प्राण प्रिय ने नए बादलों के समान ने जल से भरे श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी, राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। इस प्रकार आपको 2 नंबर मिलेंगे। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा है? तो उत्तर इसका है कि मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। अगर आपको ऊपर अच्छे से नहीं आता है तो दूसरा पद्यांश यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं।
दूसरा पद्यांश क्या है बच्चों? कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणिका, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का जुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर, मौन और चंचल मन का आलस्य। तो उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। 2 नंबर आपको मिल गए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ऊपर दिए गए रेखांकित अंश 4 जो हैं, 4 लाइनों का जो हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या में क्या लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो, अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से टुकराए हुए भव्य पुरुष तुम कौन हो। उक्त पंक्तियों में कौन सा परिचय पूछ रहा है? कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है? तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। इस प्रकार आपको 10/10 नंबर मिल जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पे आपका 5वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक, तो आपको बता दूं कि एक कवि का आएगा और एक लेखक, तो दोनों की जीवनी आएगी। 3 ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक का लिखना होगा 80 शब्दों में। 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लेखक की जीवनी लिखनी है। 3 लेखक दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर श्री सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों में से एक का लिखना। तो यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हमने लिखा है। तो जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक परिचय को देते हुए उनकी कृति का उल्लेख करना है। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन या महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। साहित्यिक परिचय में कैसे लिखेंगे बच्चों? हेडिंग डालेंगे यहाँ पे साहित्यिक परिचय और सब फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देश शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी ये थे। चलिए रचनाओं की बात करें तो बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत और संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। चलिए अब आगे देखते हैं। अब किसी एक कवि का भी आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो 3 कवि यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। 80 शब्दों में लिखना है, लगभग 80 से 100 शब्दों में। 5 नंबर का होगा और किसी एक का आपको लिखना होगा। 3 आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे हमने जो लिया है पहला वाला ऑप्शन में लिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का जीवन परिचय। कैसे लिखना है आपको? हेडिंग डालना है सेम वैसे ही, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। जीवन परिचय में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों में ही लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। किस पे? प्रिय प्रवास पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला, सम्मानित किया। 1947 में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय की बात करें तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के 3 युगों, भारतीय युग, द्विवेदी युग और छाया आदि युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, अधिकिला फूल, ठेठ, हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। फिर बच्चों छठा प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका 180 शब्द, 5 नंबर का, ठीक है। या फिर है ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए।
तो यहाँ पे पंचलाइट कहानी जो है उसका हम सारांश आपको बताएंगे। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान है और आंचलिक कहानी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। सारांश में बात करूंगा। महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उससे मोहल्ले के लिए पंचलाइट की एक नई वस्तु थी। इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर मोहल्ले में कौतूहल हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है। कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी मारी खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया क्योंकि वह मुनरी के घर पर आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदारों से बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते। दूसरी बार गुलरी काकी उसे बुलाने जाती हैं तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन कोई थोड़ी सी स्प्रिट दे दो। इस पंचायत में स्प्रिट है या नहीं? मुनरी गरी का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। जब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर 7वां प्रश्न आता है बच्चों, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य को आप प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपके ज़िले में जो खंडकाव्य चल रहा है वो आपका उसका 80 शब्दों में आपको 5 नंबर का मिल रहा है आपको, यानी कि 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो खंडकाव्य से आपका 5 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, आपने जो भी खंडकाव्य पढ़ रखा है उसके प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। जैसे श्रवण कुमार है, रश्मि रथी है, लोक वृत्त है ना, ये मुक्ति यज्ञ है सत्य की, जैसे लखनऊ में सत्य की जीत चलती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, फिर आपका 8वां प्रश्न आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संस्कृत का गद्यांश लिख रखा है। इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया और इसका अनुवाद यहाँ पे लिख रखा है। मैं एक बार अनुवाद पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग इसका उत्तर देख लेना। धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, सब समूह को जानने वाली देववाणी शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। अथवा में अगर आपको ऊपर का नहीं आता है तो अथवा वाला भी आप चुन सकते हैं। ये आपका गद्यांश है संस्कृत का और इसका यहाँ पे अनुवाद दे रखा है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद यह है कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके माता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय में म्योर, सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे श्लोक दे रखा है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत्वताम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो संदर्भ इसका है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। इसके बाद अथवा में है, अगर आपको ऊपर नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अथवा वाला। तो श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते घटा, सा हेतु सर्वविद्या विद्याधनम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, तो ये भी जो है आपका संदर्भ सुभाषित रत्नार नामक पाठ से लिया गया। इसका अनुवाद मैं आपको बता दे रहा हूँ। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं में धर्म तथा धन का हेतु है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उत्तम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। 9वां प्रश्न है बच्चों, प्रश्न उत्तर होगा संस्कृत के। ठीक है, तो संस्कृत के पाठों से आपके यहाँ पे प्रश्न उत्तर आएंगे। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और 2-2 नंबर के होंगे, यानी ये 4 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे।
सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, तो सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति। खा वाला है श्री मालवीयस्य चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत्, श्री मालवीयस्य चरित्रे सर्वोच्च गुण जनसेवा आसीत्। पंचशील सिद्धांताम कस्मिन् युगे प्रयुक्तासन, तो पंचशील सिद्धांतम बौद्ध युगे प्रयुक्तासन। कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ति, संस्कृत साहित्यम साहित्य सरसम मधुरम चास्ति। फिर यहाँ पे 10वां प्रश्न आता है बच्चों, कर रस छंद अलंकार से आता है। तो पहला यहाँ पे का पूछा गया, 10वें का का वाला पार्ट है जो रस से प्रश्न आया है। करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे करुण रस को मैं अटेंड कर रहा हूँ। करुण रस वह भाव है जो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के हानि, बिछड़ने या दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उत्पन्न हुए गहरे दुख और शोक को व्यक्त करता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी काव्य या रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में करुणा, संवेदना और दुख की भावना जागृत होती है तो वह करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास लेना, छाती पीटना, रोना, विलाप करना आदि भाव शामिल होते हैं। उदाहरण, रामचरितमानस में जब श्री राम अपनी गर्भवती सीता को समाज के दबाव में वनवानस भेजते हैं तब यह करुण रस की प्रबल अनुभूति देता है। चली पुनि रघुपति कहा सोचू नाही, सीता सहित लखन पठायु वन माही। तो यहाँ पे करुण रस है। ठीक है। फिर है यहाँ पे महाभारत में अभिमन्यु का चक्रव्यूह में मरण भी करुण रस को दर्शाता है। संक्षेप में करुण रस की विशेषता यह है कि यह केवल दुख तक सीमित नहीं रहता बल्कि पाठक के मन में दया, करुणा और सहानुभूति की भावना जागता है, उन्हें जीवन के समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। फिर बच्चों यहाँ पे उपमा तथा प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार यहाँ पे हमने बताया आपको। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या विषय से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसमें तुलना करने के लिए जैसे, सा, समान, मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान जिसकी तुलना की जा रही हो। वाचक और साधारण का मतलब है समानता का गुण या क्रिया। उदाहरण के देखेंगे, मुख चांद सा सुंदर है। यहाँ मुख उपमेय है और चांद उपमान है और सा वाचक शब्द है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है। तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। फिर यहाँ पे गा वाला है, चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देखिए। तो चौपाई छंद की परिभाषा क्या है भाई? चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के अंत में गुरु और लघु मात्राएं एक साथ नहीं होती हैं। प्रत्येक चरण की मात्राएं 16 होती हैं और चरणों की संख्या 4 होती है। यह छंद तुलसीदास की रचना से रामचरितमानस बहुत प्रचलित है। तो रामचरितमानस का जो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, इसमें चौपाई छंद बहुत आते हैं। बिनु पग चलें सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो यहाँ पे चौपाई का उदाहरण है। फिर इस उदाहरण प्रत्येक पंक्ति में की गणना 16 की होती है, मात्राओं की गणना 16 होती है, चरणों की संख्या 4 है, अतः यहाँ पे चौपाई छंद है। फिर यहाँ पे देखिए गाँव प्रश्न आपका आता है निबंध। 9 नंबर का निबंध आएगा। निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद। 3 यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने भारत में आतंकवाद यहाँ पे लिखा। 4 मिलेंगे। नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, दहेज प्रथा, एक अभिशाप। तो यहाँ पे निबंध दिया गया, आप निबंध पढ़ सकते हैं। ठीक है। निबंध में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे हमने लिखा है भारत। चारों ही निबंध आपके इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। आतंकवाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद आतंकवाद के कारण डालेंगे हेडिंग, उसके अंदर लिखेंगे आतंकवाद का प्रभाव हेडिंग डालेंगे, वो लिखेंगे। पूरा पढ़ लीजिए। भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ, फिर सरकार की पहले और समाधान, और फिर है निष्कर्ष। तो इस प्रकार हम आतंकवाद में इतनी हेडिंग 4 से 5 हेडिंग आपको डाल के लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, साक्षरा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सा प्लस अक्षरा, आ वाला सही हो जाएगा। यहाँ संधि विच्छेद आपके 2 आएंगे, 2 नंबर के। हरिश्चंद्र में संधि विच्छेद है, नहीं, हरिश्चंद्र में संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, बा वाला सही हो जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद है, तो नम प्लस अस्ते, नम प्लस अस्ते, नमस्ते। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12वां प्रश्न हो गया। अब 12वें का खा वाला है, किसी का 2 समास का नाम लिखिए। तो समास के नाम आपको इसमें बताने हैं। ये भी 2 ही करने हैं, 3 ऑप्शन में होगा 2 नंबर का। फिर यहाँ पे आपके पास पत्र से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है।
तो किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखो, या फिर ऑप्शन में है अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे। तो स्वास्थ्य अधिकारी को इस तरह प्रत्येक तक पत्र लिखेंगे। यहाँ पे प्रेषक का नाम, इसमें आपका नाम होगा, आपका पता, मोहल्ला, तारीख। ठीक है, प्रति में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम, शहर का नाम, विषय डालेंगे और कुछ इस प्रकार से अपना लिख के यहाँ पे भौदी और आपका नाम, मोहल्ला, स्थान लिख के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 14वां प्रश्न है, लघुता में प्रत्यय है तो त्वा है, दा वाला। लघुता में प्रत्यय कौन सा है? त्वा वाला। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? तो पुरुषत्व में। ठीक है, रेखांकित में से किसी पद में व्यक्ति तथा संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए, तो ये भी 2 नंबर का आएगा। तो साहित्यिक हिंदी में जो आपका ग्रामर आती है थोड़ी सी टफ आती है, और साहित्यिक हिंदी में ग्रामर ज़्यादा पूछी जाती है, संस्कृत ग्रामर, जबकि जो आपकी हिंदी आती है, जो सामान्य हिंदी होती है, वो उसका पेपर थोड़ा इजी होता है। तो ये आपका पूरा पेपर रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको इसके अलावा किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।